प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 11 में कला वर्ग में हिंदी साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो बच्चे कला वर्ग लेना चाहते हैं वही ध्यान दें। साहित्य क्या है? यदि इसे नहीं समझेंगे तो आगे पढ़ने से फ़ायदा नहीं है। साहित्य मनुष्य के विचारों की अभिव्यक्ति का एक प्रमुख माध्यम है कि वो किस प्रकार से अपने विचार हैं वो व्यक्त कर रहा है, उसका माध्यम माना गया इसे। अपने जो ज्ञान है उसे समाज और संस्कृति के लिए सार्थक दिशा दे, ऐसा साहित्य को माना जाता है। साहित्य के द्वारा मनुष्य की आत्मा और बुद्धि निर्मल होती है। सबसे पुराना वाचिक जो साहित्य है वो आदिवासी भाषाओं में मिलता है, इसलिए आदिवासी साहित्य को मूल स्रोत माना जाता है। साहित्य में कहानी, कविता, नाटक, निबंध, जीवनी, रिपोर्टाज, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, समालोचना आदि आते हैं। साहित्य है ये केवल संस्कृतनिष्ठ या क्लिष्ट लिखना ही नहीं होता है, संस्कृत में लिखे या कठिन शब्दों में, ये नहीं है। अनर्थक तुकबंदी को भी साहित्य कहा जाता है। अर्थ नहीं निकल रहा है, कोई भी तुक बना दिया, उसी आधार पर भी साहित्य बन जाता है। जैसे तुम्हें मैं कुछ गज़ल की पंक्तियाँ बताती हूँ। दुनिया जिसे कहते हैं मिट्टी का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। अब इसमें तुक बना दिया और ये साहित्य में प्रयुक्त होने लगे। इस आधार पर तुकबंदी बनाकर भी साहित्य में प्रयोग होता है। एक प्रमुख परिभाषा है, साहित्य को समाज का दर्पण माना जाता है। साहित्य में जो रचनाकार लिखता है वह जो समाज में रहते हुए अनुभव करता है, उसी आधार पर वो लिख पाता है, उससे दूर नहीं हो पाता है। यही कारण है कि जिस सामाजिक स्थिति में वह रह रहा है तो उसी का ही वह वर्णन करता है और धीरे धीरे वही इतिहास बन जाता है, जिसे हम साहित्यिक इतिहास कहते हैं। अब साहित्य है क्या, संक्षेप में देखिए। शब्द, अर्थ तथा भावनाओं की ऐसी त्रिवेणी है। साहित्य है शब्द की, अर्थ की तथा भावनाओं की ऐसी त्रिवेणी जहाँ तीन नदियाँ के मिलती है, तो यहाँ पे तीन बता दिए, शब्द, अर्थ और भावनाएं, जो जनहित की धारा के साथ साथ उच्चादर्शों की दिशा में प्रवाहित है। अर्थात जनता का हित करते करते हैं, साथ ही साथ उच्च आदर्श हैं उस दिशा की तरफ बढ़ता है साहित्य। साहित्य की सबसे अच्छी विशेषता ये है कि इसमें मैं अर्थात अभिमान की भावना या स्वयं के बारे में अभिमान प्रदर्शित करे, ऐसा नहीं होता है। साहित्य का जो फायदा है वो साधारण लोगों को भी मिल पाता है। साहित्य किसी भाषा के वाचिक और लिखित समूह को भी हम साहित्य कह सकते हैं। दुनिया में सबसे पुराना वाचिक साहित्य किनका माना गया है? आदिवासियों का।
तो मनुष्य के विचारों की अभिव्यक्ति साहित्य है। अपने ज्ञान के अमृत से समाज की संस्कृति को सार्थक दिशा देना भी साहित्य है। और यह एक पावन गंगा के समान भी है, जिसका फायदा हर किसी को हो सकता है। साहित्य शब्द का यदि हम जो संरचना है उसका अलग अलग विग्रह करके यदि हम देखें तो सा का होगा हित और सा का सारा भी, तो हित अधिकारों का रक्षण, तो साहित्य तो अर्थात सारे अधिकारों की रक्षा, या ये कहें कि सामाजिक हितों की पुष्टि, हमें राह दिखाना, मार्गदर्शन कराना, सत्यान्वेषी सहयोग कराना और लिपिबद्ध कर समाज को विरासत रूप में पहुँचे, रास्ता दिखाए हमें कैसे करना है और फिर उस कार्य की तरफ बढ़ें और फिर सत्य जो है उस आधार पर सहयोग कर पाएँ। ये जो समाज की विरासत है उसको सौंप दे, जिससे धीरे धीरे वो क्या है साहित्य का इतिहास बनता जाता है। समाज का दर्पण समाज की पहचान और उसके पास जो उपलब्ध बातें हैं, उन्नत बातें हैं, उसी के आधार पर ही इसे समझा जा सकता है। अर्थात समाज का दर्पण कि जो समाज में उस समय वास्तविक हो रहा है वही है। साहित्य इसे वैसे तो परिभाषित करना मुश्किल है, जिस प्रकार से पानी की कोई आकृति नहीं होती है, उस जिसे हम उस ढालना चाहें वैसे वो ढल जाए। यदि ठोस बनाना चाहें या उसे पानी के रूप में लेना चाहें वैसा ही रूप बन जाता है। उसी प्रकार से कविता, कहानी, नाटक, रिपोर्टाज आदि को भी जिस आधार पर हम लेखन करना चाहें वैसे ही उसे बना सकते हैं। साहित्य के बारे में कहा गया है शब्दार्थो सहितो काव्यम, जहाँ शब्द और अर्थ के साथ भाव की आवश्यकता मानी जाती है। आचार्य विश्वनाथ महापात्र ने साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ लिख साहित्य शब्द को व्यवहार में प्रचलित किया। संस्कृत के ही एक अन्य आचार्य कुंतक व्याख्या करते हैं कि जब शब्द और अर्थ के बीच सुंदरता के लिए होड़ होती है तो साहित्य की रचना होती है। केवल संस्कृतनिष्ठ या क्लिष्ट लिखना साहित्य नहीं है। जिसे बताया था कि अनर्थक हैं वह भी साहित्य तुकबंदी के आधार पर साहित्य बन जाते हैं। जिस प्रकार से हम एक पंक्ति लेते हैं, जैसे मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, दुख में न दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। यहाँ शब्द और अर्थ के बीच सादगी की स्फुटता है, किंतु भाव इतने गहरे हैं कि रोम रोम में इन्हें महसूस किया जा सकता है। इसलिए साहित्य क्या है, एक सामाजिक आयाम है। साहित्य के लिए ही रामधारी सिंह दिनकर ने एक उदाहरण दिया है। आरती लिए तो किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। इस प्रकार से उन्होंने साहित्य को
समझाने का ये जो तुकबंदी की है वो भी बना दी गई है। इससे संबंधित अनेक हम तुकबंदियाँ हैं वो भी सुनते रहते हैं। दुष्यंत कुमार ने अपनी गज़ल में, गज़ल जो लिखी है उसकी पंक्तियाँ देखिए। कहाँ तो तय था चरगा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मैसर नहीं शहर के लिए। न हो कमीज तो घुटनों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। इस प्रकार से जो भी पंक्तियाँ तुकबंदी बनी वो बना ली, जो साहित्य में अब प्रयुक्त होने लग गई हैं। हिंदी साहित्य के लिए हमें इसका इतिहास है उसको भी समझना पड़ेगा। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही विस्तृत और प्राचीन है। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के संबंध में प्रचलित धारणाओं पर विचार करते समय हमारे सामने हिंदी भाषा की उत्पत्ति से का जो प्रश्न है वो माना जाता है 10वीं शताब्दी के आसपास। प्राकृत भाषा अपभ्रंश भाषा की ओर जाती है। अपभ्रंश शब्द की उत्पत्ति जैन रचनाकारों की अपभ्रंश कृतियों का हिंदी से संबंध स्थापित करने के लिए जो तर्क और प्रमाण हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में प्रस्तुत होते हैं उनके बारे में भी विचार करना जरूरी है। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। उस समय अपभ्रंश के कई रूप थे। 7वीं-8वीं शताब्दी से ही पद्य रचना शुरू हुई थी। साहित्य की दृष्टि से पद्यवत जो रचनाएं मिलती हैं वे दोहों के रूप में हैं। उनके विषय धर्म, नीति, उपदेश आदि भी प्रमुख है। राजाश्रित कवि और चारण नीति, श्रृंगार, शौर्य, पराक्रम आदि के वर्णन से साहित्य रुचि का परिचय दिया। यह रचना परंपरा आगे चलकर शौरसेनी अपभ्रंश में चली। विद्यापति ने देसी भाषा में कहा है, किंतु यह निर्णय करना सरल नहीं है कि हिंदी शब्द का प्रयोग इस भाषा के लिए कब और कैसे हुआ। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो रामचंद्र शुक्ल का है, वो प्रसिद्ध है। उसमें जनता की चित्तवृत्ति या ये कहीं की प्रतिबिंब है वो ये कहते हैं कि स्पष्ट झलकता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में अतीत की वास्तविक और यथार्थ घटनाओं का कालक्रम के अनुसार वर्णन किया गया है। घटनाएं होती हैं और तथ्य होते हैं, किंतु सब मिलाकर इतिहास नहीं होती। इतिहास चाहे वह किसी साहित्य का हो या किसी देश का, वह तथ्यों से नहीं बल्कि महत्वपूर्ण व्याख्याओं से बनता है। इतिहासकार एडवर्ड
हॉलेट कौर ने पुस्तक लिखी है इतिहास क्या है। इस संबंध में उन्होंने तथ्यों का चयन और विवेचन किया है। हमें हिंदी साहित्य के इतिहास का भी विश्लेषण करना होगा। प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में जो बताया गया है उसे अपनी नोटबुक में करें, जिससे हम हिंदी साहित्य की कक्षा या ये कहें कि कालांश को आगे बढ़ा सकें। जिनको 12th क्लास में कला वर्ग लेना है वो ग्रुप पर या स्कूल में सूचना कर दें कि कौन कौन कला वर्ग में रुचि रखते हैं, जिससे उनको कला वर्ग में ही जोड़ दिया जाए। धन्यवाद।